कायम की काली जुनूनी निगाहें कथ्या के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। वहीं कथ्या नजरें झुकाकर पूल में खड़ी घबरा रही थी। ऊपर से उसके बालों ने उसके आधे से ज्यादा चेहरे को कायम से छुपा रखा था। रानासा को आज एकदम अलग ही एहसास हो रहे हैं। न जाने ये बेचैनी कैसी है जो उन्हें इतना परेशान कर रही है, वो भी इस अजनबी लड़की के लिए जिसकी शक्ल तक उन्होंने देखी नहीं है। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके एक बार और एक पल के लिए ही सही मगर इस लड़की की शक्ल तो दिखे। शिखा चिंतित होकर पूल के किनारे जाकर बोली, आए अपना हाथ दीजिए, इतनी देर पानी में खड़ी रहेंगी तो आपको जुकाम हो जाएगा। फ्यू। अपनी सहेली की आवाज़ सुनते ही कथ्या बेचैन होने लगी और जैसे ही अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी तभी कायम भी बेसब्र होकर उसकी तरफ बिना पल के झपकाए देखने लगा। अब वो उस लड़की का चेहरा देख पाएगा। कथ्या अपना चेहरा ऊपर उठाने ही वाली थी लेकिन तभी वो थोड़ा घबरा गई और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। ये देखकर कायम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लेकिन वो समझ गया था कि ये लड़की बाहर क्यों नहीं आ रही है। रानासा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एकटक कथ्या को देखते हुए जोर से बोले, हमारे अलावा यहाँ एक भी शख्स नहीं होना चाहिए, निकल जाए सब के सब यहाँ से। पाउटिंग फायर। कायम की रौबदार, दमदार और गुस्सेल आवाज़ सुनकर सब लोग दंग रह गए और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। वहीं रानासा की आवाज़ सुनते ही कथ्या की बेचैनी बढ़ने लगी। ना जाने ये कौन है जो इतना गुस्से वाला है जो यहाँ खड़ा होकर चिल्ला रहा है। कायम के कहते ही उसके 3-4 गार्ड्स वहां आ गए और वहां मौजूद एक एक व्यक्ति को वहां से बाहर निकालने लगे। लेकिन तभी कायम सिंह रानासा अपनी गुस्सेल और तेज नज़रों से सभी को घूरते हुए गुस्से से बोले, संस्कार बहुत ही नायाब है यहाँ मौजूद एक एक व्यक्ति के। तभी तो ये कुछ बेहुदा, घटिया और लो प्रोफाइल लड़के एक सभ्य लड़की को अपनी गंदी नज़रों से देख रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आप सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपको तो मज़े करने हैं और फ्री का तमाशा देखना है। वेरी गुड बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आज तो ये लड़की थी, कल को आप में से किसी की भी बेटी, बीवी, माँ इस सिचुएशन से गुजर सकती हैं। फायर पाउटिंग। कायम के इतना कहते ही सभी नज़रें शर्म से झुक गई और गार्ड उन्हें वहां से ले गए। तभी 2 गार्ड्स वापस आए और कायम की नज़रों के इशारे समझकर उन दोनों ने बड़ी चालाकी से उन 2 आवारा लड़कों को दबोच लिया और वहां से ले गए। उनके जाते ही कायम ने पूल में खड़े अपने आदमी को हाथ के इशारे से पूल से बाहर आने के लिए कहा और वो गार्ड बाहर निकलकर चुपचाप वहां से चला गया। अब वहां पर एकदम खामोशी छाई हुई थी। कथ्या नजरें झुकाकर पूल में खड़ी थी, किनारे उसकी दोस्त अपना हाथ आगे बढ़ाकर खड़ी थी और उन दोनों से थोड़ी दूरी पर रानासा गुस्से से कथ्या को घूरते हुए बोले, चले गए हैं सब, अब तो बाहर आएंगी या अंदर रहकर जल समाधि लेने का विचार किया है आपने। फायर। कायम की ये भारी मगर बेहद आकर्षक आवाज़ सुनकर कथ्या अंदर तक हिल गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीमी आवाज में बोली, शिखा प्लीज़। ये मीठी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ सुनकर तो मिस्टर रानासा दंग रह गए। उनकी बेचैनी अब और अधिक बढ़ने लगी कि ये लड़की आखिर है कौन और दिखती कैसी है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि लड़की की आवाज़ तो कमाल की है। शिखा और आगे आए और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कथ्या जैसे ही उसके हाथ पर हाथ रखने लगी तभी उसका पैर फिसल गया और वो जैसे ही पानी में गिरने लगी तो कायम बेचैन होकर तेजी से उसके पास आया, अपना कोट उतार कर फेंका और पूल के अंदर कूदकर बेहद आकर्षक तरीके से तैरते हुए कथ्या के करीब पहुंच गया। न जाने अचानक से क्या होने लगा कि दोनों के दिल की धड़कनें तेज तेज होने लगी, बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। एक अलग ही एहसास दोनों को परेशान करने लगा। कथ्या के करीब पहुंचकर कायम उसे जैसे ही छूने लगा तभी उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वो ऐसे किसी अनजान लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन ये लड़की खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। पानी में अपने हाथ छप छप कर मछली की तरह तड़प रही थी। ऐसे में कायम को गुस्सा आने लगा और वो जोर से बोला, सीधी खड़ी हो जाए, पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। पाउटिंग फायर। ये दमदार आवाज़ सुनते ही कथ्या झेप गई और अपने आप को संभालते हुए सीधी खड़ी हो गई। अब जाकर शिखा ने चैन की सांस ली और परेशान होकर बोली, योजक चिन्ह, आए प्लीज़, हम यहीं पर है। वरीड। कथ्या ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगी। वहीं कायम थोड़ा और उसके करीब आया और उससे एक मर्यादित दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर चल रहा था ताकि वो पानी में डूबे ना। कथ्या अपने दोनों तरफ किसी के हाथ देख पा रही थी और सिहर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई रक्षक आ गया है उसके लिए। वो हौले हौले सावधानी से अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। वहीं कायम उसके पीछे पीछे उसके एक एक कदम को देखते हुए चल रहा था। पूल के किनारे पहुंचते ही कथ्या ने शिखा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर पूल से बाहर जाने लगी। वहीं पीछे खड़ा कायम पूरा ख्याल रख रहा था कि ये अंदर गिरे न। कथ्या पूल से बाहर निकल आए और ज़मीन पर बैठकर शिखा की तरफ देखने लगी, जो उसके चेहरे को थामकर बोली, आप ठीक तो है ना, हम तो डर गए थे। इतना कहकर कथ्या को उसने अपने सीने से लगा लिया। वहीं कायम एक झटके से छलांग लगाकर पूल से बाहर आ गया। वो बेहद आकर्षक तरीके से अपने बालों को सहलाने लगा। उसकी गुस्सैल निगाहें अभी भी उस लड़की को ही घूरे जा रही थी। कायम ने गौर से देखा तो कथ्या के कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे, जिस कारण उसका शरीर उभर कर दिख रहा था। ऐसे में ये नज़ारे अक्सर लड़कों को बड़े मज़े देते हैं। ये सोचकर ही कायम को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी मुट्ठी भींचकर सख्ती से बोला,
मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसे एक स्त्री और पुरुष दोनों को हमेशा निभाना चाहिए, लेकिन आप अपनी अलग ही दुनिया में मग्न हैं। आसपास इतने अनजान शख्स मौजूद है और यहाँ आप इतनी बड़ी होकर अपने दुपट्टे को पकड़ने के लिए भागे जा रही थी, बिना नीचे देखे कि पूल है और सबके आकर्षण का केंद्र बन रही थी और अपने दुपट्टे को भी संभाल नहीं पा रही है। पाउटिंग फायर। इतनी भारी और दमदार आवाज़ सुनकर शिखा और कथ्या दोनों ही झेप गई। शिखा ने अपनी सहेली को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और हैरानी से कायम की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में एक अलग ही चिंगारी और हक वाला गुस्सा नजर आ रहा था, जैसे वो पूरे हक से कथ्या को डांट रहा हो क्योंकि वो उसकी कुछ लगती है। वहीं कथ्या ने शिखा के गले में अपना मुंह घुसा लिया और कायम की गुस्सैल आवाज़ सुनकर वो भी काफ़ी हैरान हुए जा रही थी। पता नहीं ये इंसान है कौन जो कब से चिल्लाए जा रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ काफ़ी आकर्षक है जिसमें खोने का जी चाहता है। कथ्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये अनजान शख्स उसके ऊपर इतना हक क्यों जता रहा है और उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है। वो यही सब सोचे जा रही थी तभी कायम और ज़्यादा बेचैन और बेसब्र होने लगा। उसे कथ्या का चेहरा देखना था, लेकिन ये लड़की अपनी दोस्त से चिपक कर बैठी हुई थी। इरिटेट होकर वो फिर से बोला, कुछ सुनाई दे रहा है या आपके कान भी आपकी तरह बेखबर है? फायर। ये सुनते ही कथ्या धीमी और मीठी आवाज़ में बोली, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हम जानबूझकर पानी में नहीं कूदे, सच में यकीन कीजिए ना। ये मीठी और दीवाना कर देने वाली आवाज़ सुनकर तो कायम अंदर तक हिल गया। उसकी आंखों से गुस्सा गायब होने लगा और सीने में दफन उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो क्या महसूस कर रहा था ये वो खुद नहीं जानता, लेकिन बस उसे इस लड़की को और ज़्यादा सुनने की इच्छा होने लगी। ये लड़की कितनी प्यार और नम्रता से बोली थी, जैसे कि कोई मीठी रसभरी मिठाई उसके मुंह में आ गई हो। अब तो राणा सा और भी ज़्यादा बेकाबू होने लगे। उन्होंने बेहद आकर्षक और डरावने तरीके से अपने चेहरे को मसल दिया और अपनी दमदार आवाज़ में चिढ़ते हुए बोला, आप शक्ल क्यों नहीं दिखा रही है अपनी हमें? फायर। कथ्या, हम आपको क्यों दिखाएं? आप हमारे कुछ नहीं लगते हैं। ये सुनकर न जाने क्यों लेकिन कायम को बहुत बुरा लगा। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। इस लड़की ने उससे ऐसा कहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका जुनून तो यही कह रहा था कि इस लड़की को देखने का हक तो सिर्फ कायम सिंह राणा सा को होना चाहिए, बाकी किसी को नहीं। कायम ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और बेहद खतरनाक तरीके से अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में बोला, कायम, बच कर रहिएगा, कहीं हम ही आपके बहुत कुछ या सब कुछ बन गए न तो ये शक्ल तो क्या आप पूरी की पूरी हमारी हो जाएंगी, फिर चलना हमारी हुकूमत के नीचे और दिखाना अपना ये चेहरा 24 घंटे सिर्फ हमें। पाउटिंग फायर। कायम की बात सुनकर कथ्या का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। उसे अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगी और उसने शिखा को कसकर पकड़ लिया। उसका यूं इस तरह से शिखा से चिपकना भी कायम को गुस्सा दिला रहा था। जनाब को जलन हो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे और कैसे इस लड़की को इसकी सहेली से दूर करे और किस तरह उसका चेहरा देखे। कायम यही सब सोच रहा था तभी जयसिंह और स्वरा वहां पर आए और कथ्या को देखकर हैरान रह गए। कायम के गार्ड्स भी तुरंत अंदर आ गए और अपने राणा सा के इर्द गिर्द खड़े हो गए। जयसिंह ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके चेहरे को थामकर परेशानी से बोला, लाडो, सब ठीक तो है ना? आप भीगी हुई कैसे है? अब जयसिंह कथ्या और कायम के बीच में खड़ा था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे का चेहरा देख नहीं पा रहे थे। कायम तो बेचैन हो ही रहा था, लेकिन कथ्या के हाल भी कुछ ठीक नहीं थे। उसने थोड़ी अपनी गर्दन को टेढ़ा करके अपने भाई सा के दाएं तरफ देखने की कोशिश की, तभी उसकी नज़र एक शख्स के हाथों पर पड़ी जो उसने आपस में मिलाए हुए थे और अपनी उंगलियों को हल्के से मोड़ रहा था, जिस वजह से उसके हाथ की नसें फूलने लगी थी और ये देखकर कथ्या झेप गई। उसने तुरंत अपने भाई सा के चेहरे के पीछे अपना मुंह छुपा लिया। जयसिंह ने उसके माथे पर हाथ रखा और चिंतित होकर बोला, लाडो, इससे पहले कि आपको बुखार आए चलिए होटल चलते हैं। इतना कहकर जयसिंह ने स्वरा की तरफ देखा तो स्वरा ने कथ्या को अपनी बाहों में ले लिया और उसके हाथ मसलने लगी। वहीं जयसिंह पीछे की तरफ मुड़ा तो अपने सामने मिस्टर कायम सिंह राणा को देखकर दंग रह गया। वो तुरंत उनके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर राणा, आप यहाँ? हम तो आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे। कायम ने बिना किसी भाव से जयसिंह से हाथ मिला लिया। हालांकि उसकी निगाहें कथ्या पर टिकी हुई थी जो अपनी भाभी सा से चिपकी हुई और कायम के सामने पीठ करके खड़ी थी। ये लड़की अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? इसे दिक्कत क्या है? कायम की काली जुनूनी निगाहें कथ्या से हट ही नहीं रही थी और अब वो बेचैन होकर अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला, ये कन्या आपकी क्या लगती है? फायर। जयसिंह पीछे मुड़ा और अपनी बहन की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी ये तो हमारी छोटी बहन है और इनके दाईं तरफ हमारी बीवी है और बाईं तरफ हमारी बहन की दोस्त हैं। वैसे आपने क्यों पूछा? आई मीन सब ठीक है ना? कायम ने गहरी सांस ली और कथ्या की पीठ देखते हुए अकड़ और गुरूर से बोला, है तो सब ठीक ही, लेकिन ज़रा अपनी बहन को पब्लिक प्लेस पर रहने के तौर तरीके, व्यवहारिकता, मर्यादा सिखाया कीजिए, इनके आने वाले जीवन के लिए बेहतर होगा। फायर। जयसिंह हैरानी से, जी हम कुछ समझे नहीं। कायम ने गहरी सांस ली और रौब से बोला, उनसे ही पूछ लीजिएगा, फुर्सत से बता देंगी वे। फिलहाल हम चलते हैं, मीटिंग अब उदयपुर में ही देख लेंगे। फायर। इतना कहकर कायम ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल दिए और बड़ी शान और गुरूर से वहां से जाने लगा।
उसकी चाल ढाल इतनी आकर्षक और हसीन थी कि क्या ही बताएं। वो बड़े एटीट्यूड से आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो कथ्या के बराबर पहुंच गया। उसके कदम वहीं थम गए और अपनी जुनूनी निगाहें तिरछी करते हुए उसने अपने दाएं तरफ देखने की कोशिश की तो कथ्या उसके एहसास से भी झेप गई और उसने तुरंत कायम के सामने अपनी पीठ कर ली। इस बार भी कायम इस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वहां से जाने लगा। तभी कथ्या उसकी तरफ मुड़ी और उस अजनबी इंसान को जाते हुए बेचैनी से देखने लगी। कथ्या को अजीब से एहसास हो रहे थे कायम की पीठ को देखकर। ऐसा क्यों लग रहा था कि ये अनोखी मुलाकात आखिरी बार नहीं है बल्कि ये तो शुरुआत है एक नई कहानी और किसी के सच्चे जुनून और पागलपन की। कायम आगे बढ़ता जा रहा था, उसके गार्ड्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। एक अलग ही ऑरा और शान थी उस इंसान की जिसने आज कथ्या को भी काफी हैरान और बेचैन किया था। तभी तो वो अभी भी उसे अपनी खूबसूरत हरी निगाहों से देखे जा रही थी। तभी उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बेचैनी से अपने मन में बोली, कौन है आप? इस तरह से हक कैसे जता दिया आपने? और ये हक जताकर अब कहाँ जा रहे हैं आप? कथ्या की मन में कही बात का न जाने क्या असर हुआ कि चलते हुए कायम के कदम ठहर गए और उसका दिल धक धक करने लगा। गुस्से से उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपने मन में जुनून से बोला, योजक चिन्ह, अजनबी, अनजानी नहीं, बात और साथ कुछ ज्यादा ही गहरा है। खैर, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा मकसद, हमारी मंजिल, सब कुछ हमारा परिवार और बिजनेस है। फायर। इतना कहकर राणा सा तेजी से वहां से चले गए। उनके जाते ही कथ्या उदास होकर अपनी भाभीसा के गले लग गई। पता नहीं क्यों लेकिन उसे रोना आ रहा था और वो समझ भी नहीं पा रही थी। लेकिन वो अनजान थी उस शख्स की जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से जिससे कि वो अभी भी उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। पूल एरिया से थोड़ा दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े राणा सा दूर खड़ी उस लड़की को घूर रहे थे। सच तो ये था कि इन्हें खुद एहसास नहीं था कि ये क्यों उस अजनबी लड़की का चेहरा देखना चाहते हैं जबकि उनकी जिंदगी में इन सब की कोई जगह और ज़रूरत नहीं है। कायम ने अपने आप को कोसा और गुस्से में आकर कहा, ये हम क्या कर रहे हैं? ये गलत है, हमारी मर्यादा और उसूलों के खिलाफ है। इस अजनबी से जब कोई लेना देना ही नहीं तो इसके दीदार का हक भी हमें नहीं। फायर। अपनी उमड़ती हुई अनकही अनजानी भावनाओं को अपने सीने में दफन करते हुए कायम वहां से चला गया। वहीं कथ्या अभी भी अपनी भाभीसा के गले लगकर खड़ी सिर्फ उस आदमी के बारे में सोच रही थी जो उसके ऊपर इतना हक जताकर गुस्सा करके अचानक ही गायब हो गया। कौन था वो शख्स? क्या नाता है कथ्या का उससे? यही सब सोचकर वो बेचैन हुए जा रही थी। तभी जयसिंह उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, लाडो, बाबासा का कॉल आया था, हमें कल ही उदयपुर के लिए निकलना होगा। ये सुनकर कथ्या अपनी भाभीसा की बाहों से अलग होकर हैरानी से बोली, लेकिन ऐसा क्यों भाई साहब? हम तो यहाँ 2-3 दिन और ठहरने वाले थे ना, फिर अचानक क्या हुआ है? बाबासा क्या फिर से हमसे नाराज हो गए हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? कथ्या की बात सुनकर जयसिंह ने उसके चेहरे को थाम लिया और प्रेम से बोला, हमारी लाडो से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। आप हमसे उम्र में कितनी छोटी है लेकिन फिर भी हम आपको खुद से ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई मानते हैं। और रही बात बाबासा की तो वे कह रहे थे कि उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है इसलिए बुला रहे हैं। स्माइल। कथ्या ने हाँ कह दिया और कुछ देर बाद वे चारों होटल के लिए निकल गए। जब से कथ्या उस शख्स से मिली है तब से उसे न जाने क्या हुआ है कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। बस उसकी ही आकर्षक और दमदार आवाज़ कथ्या के कान में गूंज रही थी। कल जाने की उन्होंने सारी पैकिंग कर ली थी और अब सब सो भी चुके थे सिवाय कथ्या के। रात के 12 बज रहे थे और वो सुंदरी अपने रूम की बालकनी में खड़ी आसमान में चमकते चांद को एकटक अपनी बड़ी बड़ी और हरी निगाहों से देखे जा रही थी। उसकी निगाहों में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब सिर्फ उस आदमी के पास था जो आज उसे रिजॉर्ट में मिला था। कथ्या ने गहरी सांस ली और अपनी मीठी आवाज़ में बोली, क्या कोई इतना डोमिनेटिंग भी हो सकता है जो अजनबियों पर भी यूं गुस्सा करे और हक जताए? सच कहें तो ऐसे इंसान ही आगे जाकर साइको बन जाते हैं जिनसे हमें दूरी बनाकर ही चलना है। ऐसे डोमिनेटिंग किस्म के इंसान के साथ जिंदगी अक्सर जेल जैसी बन जाती है और जेल कथ्या राठौड़ को मंजूर नहीं। रिलीव्ड फेस। कथ्या अनजान थी उन सब से कि जिन सब चीज़ों से वो दूर भाग रही है असल में वे सब धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही है और एक दिन कथ्या को इनमें शामिल होना पड़ेगा, चाहे मर्जी हो या ना हो, क्योंकि हम सब देख ही सकते हैं कि सामने इंसान कितना खतरनाक और अकल्पनीय है। सोचिए, जिसने अभी तक कथ्या का चेहरा तक नहीं देखा है और उसके ऊपर इतना हक जता रहा था, उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, तो सोचिए जिस दिन राणासा ने असीम सुंदरी कथ्या का चेहरा देख लिया तब क्या होगा? कितना जुनून और दीवानापन होगा, कितना ज़्यादा डोमिनेशन बढ़ेगा और किस हद तक जाएगा? रास्ते कितने भी मुश्किल और आसान क्यों ना हो लेकिन आखिरी मंजिल तो बेपनाह मोहब्बत ही है। कथ्या एक टक चांद को देखे जा रही थी। वहीं नैनीताल की ऊंची वादियों में एक आलीशान बंगला जिसमें इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की लाइट जल रही थी। उसी बंगले की छत पर एक आकर्षक आदमी बिना शर्ट पहने खड़ा खुला और ठंडी हवा खा रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे लेकिन नज़रों के सामने वो दृश्य घूम रहा था जब उस लड़की ने कायम से साफ साफ शब्दों में कहा था कि हम आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, आप हमारे कुछ नहीं लगते।
ये कथन कायम को परेशान कर रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। ऊपर से वो जिद्दी लड़की अपनी शक्ल भी नहीं देखने दे रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और तड़प के कारण कायम ने खाना तक नहीं खाया था, बस पानी पीकर पिछले 1.5 घंटे से छत पर खामोश खड़ा होकर चांद को भी गुस्से से ही देख रहा था और अचानक से ही अपनी भारी और आकर्षक आवाज में बोला, ना जाने ये दुनिया क्यों इस चांद की रोशनी और बेमतलब की चांदनी की दीवानी है जो रात में इससे बात किया करते हैं। इसकी तुलना ना जाने किन किन के साथ की जाती है, जबकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान को केवल अपने कर्तव्य और अनुशासन में रहकर अपने जीवन को मर्यादित बनाकर जीना चाहिए। जिंदगी में कभी भी ये नाचीज दिल किसी से लगाना ही नहीं चाहिए, वरना वो शख्स अपनी असलियत भूलकर हमारे सिर चढ़ जाता है। और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिसे कायम सिंह राणा अपने सिर चढ़ाकर रखेगा। अगर शादी करेंगे तो ऐसी ही लड़की से करेंगे जिसकी नज़रें हमारे आगे झुकी रहे और जुबान तो ज़्यादा खुले ही ना, और वादा करते हैं खुद से कि इसे कभी अपने सिर नहीं चढ़ने देंगे, चाहे दुनिया जहान की खूबसूरती ही क्यों ना हमारी किस्मत में लिखी हो। फायर। अब राणा सा को कौन समझाए कि इनका ये वादा बहुत जल्द ये खुद ही तोड़ने वाले हैं और अपने साइकोनेस से उसी इंसान को अपने सिर चढ़ाकर रखने वाले हैं। खैर, वक्त अच्छे अच्छों की खबर ले ही लेता है। लगता है अब राणा सा की बारी है। चांद को देखते हुए अचानक ही कथ्या के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ जाती हैं और वो उम्मीद जताते हुए कहती हैं, क्या कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में मौजूद है जो हमें अपने सिर चढ़ाकर रानी की तरह रखेगा। एकलिंग जी महाराज से यही दुआ है कि हमारा जीवन साथी हमें बहुत प्रेम करे, लेकिन उस प्रेम की भी एक मर्यादा हो, ना कि अपनी सारी हदें पार कर साइको की तरह हमारे पीछे पड़ जाएं। सीधा साधा और शांत स्वभाव का जीवन साथी ही हमें चाहिए। रिलीव्ड फेस। उफ, हमारी प्यारी सी कथ्या, एकलिंग जी महाराज आपकी ये दुआ तो कबूल कर देंगे कि आपको चाहने वाला आपको अपनी रानी बनाकर अपने सिर चढ़ाकर रखे, लेकिन ये शांत स्वभाव वाले जीवन साथी के बारे में तो आप भूल ही जाए, क्योंकि हमारे हीरो तो असीम उग्रता और क्रूरता से धनी पुरुष है और धैर्य और संयम तो उनके अंदर नाम मात्र का भी नहीं है और गुस्सा तो उनके सिर का ताज है। लेकिन हाँ, हमारे हीरो हमारे राणा सा जुनूनी बेमिसाल है और ये आपको जल्दी पता चल जाएगा, एक बार आप दोनों आपस में मिल तो लीजिए। वहीं हमारे राणा सा अभी भी भावशून्य होकर चांद को घूर रहे थे और गुरूर से भरपूर होकर बोले, इस दुनिया की मोहमाया से हम कोसों दूर है और हमेशा दूर ही रहेंगे। शादी हमारे लिए सिर्फ एक कर्तव्य होगा जिसे हम अपने परिवार के लिए करने जा रहे हैं, बाकी हमें इसमें कोई रस नहीं। फायर। इतना कहकर कायम ने गहरी सांस ली और जैसे ही वहां से जाने लगा तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सीने की छूकर उसे अंदर तक हिला डाला। कायम अपनी जगह पर जम गया और अपनी आंखें कसकर बंद करके बेचैनी और तड़प से बोला, मोहमाया और रस की असली मालकिन तो वो कन्या है, क्या हम उसका चेहरा कभी देख पाएंगे। फायर। कायम की गुस्सैल आंखों में इस वक्त बेचैनी और तड़प नजर आ रही थी कथ्या के दीदार के लिए। वो यही सब सोच रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। अपनी गलती का एहसास होते ही कायम को खुद पर गुस्सा आने लगा और उसने छत की दीवार पर जोर से अपना हाथ मारा और अपने दांत पीसते हुए बोला, कोई मतलब नहीं हमें आपसे, कोई लेना देना नहीं हमारा आपसे, कोई किसी तरह का नाता नहीं आपसे, हमारे लिए सब कुछ हमारी फैमिली है, आप तो बिल्कुल भी नहीं। पाउटिंग फायर। कायम गुस्से में आकर इधर उधर देखने लगा, तभी अचानक से उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। एक खूबसूरत एहसास ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी सांसें तेज होने लगी। कायम ने बेचैन और बेसब्र होकर अपनी आंखें बंद कर ली और बेसुध होकर आकर्षक तरीके से बोला, आई वॉन्ट टू सी योर फेस, आई वॉन्ट टू सी यू प्रॉपरली, हम आपको देखना चाहते हैं और शायद अब सिर्फ आपको ही देखना चाहते हैं। फायर। ये कहते हुए कायम के चेहरे पर एक अलग ही जुनून और तलब नजर आ रही थी जिसका अंदाज़ा उसे खुद नहीं था। कुछ देर की मुलाकात ने कायम की ऐसी हालत कर दी थी, सोचो जब वो उसका चेहरा देखेगा तब क्या होगा। कायम अपने सीने को बेहद आकर्षक तरीके से मसलने लगा और अपनी आंखें बंद करके बार बार उस दृश्य को याद करने लगा जब कथ्या उसके आसपास थी, लेकिन फिर भी वो उसकी शक्ल नहीं देख पाया था। लेकिन उस लड़की की आवाज़ कितनी कमाल की थी कि कोई भी बिना देखे भी उसका दीवाना हो जाए, और शायद ऐसा हो भी रहा था, लेकिन राणा सा समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें तो बस एक जिद चढ़ चुकी थी कि उस लड़की का चेहरा देखना है। अब कायम सनकी इंसान की तरह बर्ताव करने लगा, तभी अचानक से उसे होश आया, उसके सामने उसका पूरा परिवार और बिजनेस घूमने लगा। कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा लिए अपनी मर्दाना आवाज में बोला, नफरत है हमें इन एहसासों से भी जो हमें हमारे परिवार की जिम्मेदारियों से भी दूर करे। परिवार की खुशी ही सब कुछ है, बाकी सब बस मोहमाया है, और वो लड़की तो मोहमाया की देवी थी जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं। पाउटिंग फायर। अंतिम लाइन कहते हुए कायम को खुद को दुख हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि क्यों दुख हुआ उसे। लेकिन उसने अब इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ कथ्या भी अब सोने चली गई थी। दोनों इस बात से अनजान थे कि इनकी जिंदगी इन्हें आपस में मिलाने जा रही है और इश्क की एक अनोखी लेकिन हद से ज्यादा जुनूनी दास्तान लिखने जा रही है। अच्छे अच्छों के उसूलों और नियम कायदों की धज्जियां उड़ेगी और इश्क में हर हद पार होगी। उदयपुर। अगले दिन सुबह 11 बजे
सुबह जल्दी 5 बजे ही न्यूज मिल गई थी कि कुंवर कायम सिंह 11-12 बजे तक उदयपुर पहुंच रहे हैं, तो उन्हीं के स्वागत में पूरे महल में तैयारी चल रही थी। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनके कुंवर काफ़ी वक्त बाद महल वापस आ रहे थे। दादा साहुकुम महल के हॉल में सोफे पर आराम से बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, वहीं उनके सामने उनकी पोती प्रीतिका बैठी हुई अपना फ़ोन चला रही थी। दादा साहुकुम ने उसे देखकर गहरी सांस ली और अपने मन में बोले, हे एकलिंग जी महाराज, हमारी पोती को थोड़ी बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि वे अपनी मासा से दूर रहकर अपने ससुराल जाकर रहे और अपनी गृहस्थी शुरू करे। जब देखो तब मायके में रहना उचित नहीं, लेकिन इन्हें कहने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इनका मासा ने ही ये सब किया है। उन्हें ही बस अपने तीनों बच्चे अपने आसपास चाहिए, जो कि अब उचित नहीं। प्रीतिका तो अब अपनी मासा के कहने में आ चुकी है, लेकिन हे प्रभु, कुंवर कायम के लिए उसकी जिंदगी में ऐसी लड़की को भेज दीजिए जो इस खानदान को पूरी तरह से बदल दे, खासकर हमारे पोते को। उन्हें तो खासकर अपनी मासा की नकारात्मकता से दूर कर दे, क्योंकि हमारे पोते बहुत अधिक क्रूर और निर्दय बनते जा रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए सही नहीं। ऐसे में एक शीतल स्वभाव की समझदार लड़की ही उन्हें इन सब से बाहर निकाल सकती हैं। दादा साहुकुम भगवान से प्रार्थना किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर शहर के दूसरी तरफ एक बड़ा सा महल था। हालांकि वो महल राणा पैलेस से तो छोटा ही था, लेकिन था बहुत अच्छा। उसी महल के द्वार पर 2 गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से जयसिंह, स्वरा, कथ्या बाहर निकले और महल के अंदर चले गए। हॉल में आते ही उन तीनों के कानों में किसी की रौबदार और दमदार आवाज़ आई कि कथ्या के लिए हमने एक रिश्ता देखा है जो कि परफेक्ट है। लड़का उदयपुर के राणा खानदान का चिराग है और नाम तो सभी ने सुना ही है, मिस्टर कायम सिंह राणा। उन्हीं को हम अपने जमाई सा बनाने जा रहे हैं। ये सुनते ही तीनों के तीनों दंग रह गए, लेकिन कायम का नाम सुनते ही कथ्या को अजीब सी बेचैनी और तड़प होने लगी, जैसे ये नाम उसके लिए जाना पहचाना है या इस नाम से उसका कोई गहरा नाता है। हॉल में बड़े से सोफे पर बैठे अपने पिता राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात सुनकर जयसिंह ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है बाबा सा? अचानक से आप बिना डिस्कस किए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? एक बार कथ्या से तो बात कर ली होती कि क्या वो अभी शादी के लिए तैयार है या नहीं। बाबा सा अभी वो कॉलेज में फाइनल ईयर में है, जिसे पूरा होने में 9 महीने लगेंगे, और आप इनकी शादी कर रहे हैं, वो भी इतने ऊंचे और सख्त खानदान में जिनका मुखिया ही इतना सख्त और गुरूर से भरपूर आदमी है। जयसिंह की बात सुनकर राजेंद्र सिंह जी अपनी जगह से खड़े हुए और सख्ती से बोले, आपकी माँ सा हमें छोड़कर जाते हुए रोते हुए हमसे वादा लेकर गई थी कि उनकी बेटी की खुशियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उन्हें एक ऊंचा, रईस और रौबदार खानदान मिलना चाहिए। तो बस वहीं से रिश्ता आया है और कल हमने लड़के वालों को यानी कि राणा परिवार को न्योता भेज दिया है कि आए और हमारी बेटी को देख लीजिए। हमें किसी तरह की कोई बहस नहीं चाहिए, बस बहू आप अपनी नंद को कल के लिए तैयार कर दीजिएगा। हमारा मन कहता है कि ये रिश्ता और राणा खानदान का बेटा ही हमारी बेटी के लिए उचित है। फायर कथ्या की तो आंखें भर आई थी। वो सच में इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी और उसे तो ज्ञान ही नहीं है कि राणा खानदान कैसा है और उनका बेटा कैसा होगा। जयसिंह को ये सब सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता है कि कायम सिंह राणा किस किस्म का इंसान है। वो नियम कायदों का कितना पक्का और सख्त मर्द है, उसके सामने तो कथ्या के कोमल सा फूल ही है। जयसिंह फिर से बोला, बाबा सा इतनी जल्दबाजी उचित नहीं, अभी कथ्या 21 साल की ही है, एक बार 22 की होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। राजेंद्र सिंह जी जोर से बोले, हमने कहा ना, हमें कोई बहस नहीं चाहिए। कथ्या हमारी बेटी है, इनकी जिंदगी हमारे हाथों में है, जिसे अब हम राणा खानदान के चिराग के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब हम थक चुके हैं। अब जल्दी से इनकी शादी करवाकर इस बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से रहना चाहते हैं। ये सुनकर तो कथ्या ने आंसू बहने लगे, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वहीं जयसिंह गुस्से से कुछ और बोलने लगा, तभी कथ्या जमीन को देखते हुए बोली, बाबा सा सही कह रहे हैं, हम तैयार है शादी के लिए। वैसे भी अगर सगाई हो भी गई तो जाहिर सी बात है कि शादी 1 साल बाद ही होगी, तब तक हमारी फाइनल हो जाएगी, वरना शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर राजेंद्र सिंह जी ने सुकून की सांस ली और अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, बहू कथ्या को इनके रूम में लेकर जाए, वहाँ स्टडी टेबल पर हमने लड़के की तस्वीर रखी है, उसे आप दोनों देख लीजिए और ज़रा हमारे इन नाराज़ बेटे को भी दिखा देना। फायर स्वरा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कथ्या का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगी। जयसिंह ने गुस्से से अपने पिताजी को घूरा और बोला, हमारी बहन ने आपके लिए ये फैसला लिया है तो अब आप ख्याल रखना बाबा सा कि उनकी खुशियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मासा हम सबको माफ़ नहीं करेंगी। पाउटिंग जयसिंह वहां से चला गया। उसके जाते ही राजेंद्र सिंह जी ने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव से बोले, भले ही हमारी बेटी हमारे असीम दुख की वजह बनी थी, लेकिन हम इनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हमारा मन कहता है और कायम सिंह राणा ही कथ्या के लिए बने हैं, और वे ही हमारी बेटी को उनकी सारी खुशियां और वो सब देंगे जिसकी ज़रूरत हमारी बेटी को है, जो उन्हें अपने मायके में नहीं मिला। उस शख्स की आंखें देखकर ही हम पहली बार में ही उन्हें जान गए थे कि वे करने पर उतरे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें अपनी बेटी के लिए ऐसा ही पति चाहिए जिसकी अपने घर में हुकूमत हो, जो अपनी दुनिया का बादशाह हो और पूरे परिवार को और बिजनेस को वो अपने दम पर चलाता हो, और ये सारे गुण राणा खानदान के चिराग में ही हैं। स्वरा कथ्या को लेकर उसके बड़े से रूम में आए और उसे बेड पर बिठाते हुए प्रेम से बोली,
आप चिंता मत करिए, आपके साथ मासा का आशीर्वाद है और वे आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आज ये रिश्ता आया है तो इसमें भी कोई नियति ही होगी जिसके जरिए शायद आपको बहुत खूबसूरत जिंदगी मिलने वाली है और आपकी जिंदगी में प्यार की बारिश होने वाली है। शादी तो करनी ही है, चाहे आज करो या बाद में, इसलिए खुश रहिए, आपके साथ हम सब है। स्माइल। अपनी भाभीसा की बात सुनकर कथ्या को कुछ कुछ अच्छा लगने लगा, एक पॉजिटिविटी उसके अंदर आने लगी। उसने गहरी सांस ली और वो असीम सुंदरी अपने खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, सही कहा आपने भाभीसा, हम अब कोई चिंता नहीं करेंगे क्योंकि इतना तो हम भी जानते हैं कि मासा हमारे लिए बेस्ट ही करेंगी। स्माइलिंग फेस। स्वरा, ठीक है तो चलिए अब जरा आपके होने वाले एजीओजी की तस्वीर देख ली जाए कि जनाब दिखते कैसे हैं, कहीं काले मोटे और बूढ़े तो नहीं। टीयर्स ऑफ जॉय। इतना कहकर स्वरा हंसने लगी, वहीं कथ्या के गाल लाल हो गए और उसने अपनी नजरें झुका ली। स्वरा स्टडी टेबल के पास आई, उस पर से उसने एक लिफाफा लिया जिसमें से उसने 2 तस्वीर निकाली और तस्वीर को देखकर दंग रह गई और हैरानी से बोली, हे एकलिंग जी, ये क्या कथ्या, आपके होने वाले एजीओजी तो बड़े मोटे और काले हैं। अरे ये कैसा लड़का ढूंढ है बाबा सा ने। ग्रिन। ये सुनकर तो कथ्या बेचैन होने लगी, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और परेशान होकर अपनी भाभीसा की तरफ देखने लगी। उसका मासूम और उदास चेहरा देखकर स्वरा मुस्कुराते हुए बोली, अरे अरे हमारी मासूम सी प्यारी सी नंसा, चिंता मत कीजिए, आपके होने वाले सयाजी की तो कोई होड़ नहीं। हे एकलिंग जी महाराज, सच में क्या कृति है आपकी, जो इतना हैंडसम और डैशिंग शख्स आपने बनाया है। इनके चेहरे पर जितना रौब और गुरूर दिख रहा है ना, उतना तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। इनकी काली गहरी निगाहें बहुत कुछ कह रही है, एक बार कोई इन्हें देख ले तो इनका दीवाना ही हो जाए। बहुत ही परफेक्ट जोड़ी बनेगी आप दोनों की, क्योंकि एक असीम सुंदरता की मूरत है तो ये जनाब बेहद आकर्षक और उतने ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग है। इनके शक्ल से साफ दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है, आपको अच्छे से समझेंगे और आपको अपनी रानी बनाकर रखेंगे। स्माइलिंग फेस। स्वरा जो कुछ कहे जा रही थी उसे सुनकर कथ्या का दिल धक धक कर रहा था, बेहद खूबसूरत एहसास उसे होने लगे थे। इस इंसान की इतनी तारीफें सुनने के बाद तो कथ्या भी उसके हैंडसम चेहरे को देखना चाहती है। आखिर में ऐसा कौन है जो उसकी भाभीसा को भी पसंद आ गया, वो भी इतना ज़्यादा। मर्यादा के चक्कर में कथ्या कुछ बोली नहीं, बस शर्माती रही, लेकिन स्वरा सब समझ रही थी। वो उसके पास आए और उसके हाथ में तस्वीर देते हुए बोली, जी भर के देख लीजिए अपने होने वाले सयाजी को, तब तक हम आते हैं। स्माइलिंग फेस। इतना कहकर स्वरा वहां से चली गई और कथ्या के हाथ कांप रहे थे, हाथों में उनकी तस्वीर जो थमी हुई थी। अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनका चेहरा कैसे देखे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और जैसे ही तस्वीर को देखा तो कथ्या की सांसें फूलने लगी, दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज हो गई, सीना ऊपर नीचे होने लगा और गाल टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो गए। कायम सिंह राणा साफायर। इन तस्वीरों में दिख रहे शख्स को देखकर कथ्या दंग रह गई थी, उसकी भाभीसा ने जो कुछ कहा था वो एकदम सच ही था। कथ्या ने अपने कांपते हाथों से तस्वीर पर हाथ रखा तो अचानक से उसे पूल साइड हुआ हादसा याद आने लगा और वो घबराने लगी। तस्वीर को छूते ही कथ्या को पूल साइड हुआ हादसा याद आने लगा, जिससे कथ्या का बदन से हर उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, हम भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं, अब उन्हें भूलना होगा और इन्हें जिंदगी भर याद रखना होगा, क्योंकि हमारा भविष्य तो यही है। स्माइल। कथ्या एक दूसरे कायम के हैंडसम चेहरे को देखे जा रही थी जिसमें कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन एक बात काफ़ी अजीब थी कि दोनों में से एक भी तस्वीर में उसके होने वाले सया मुस्कुरा नहीं रहे थे। ये देखकर कथ्या मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आपको मुस्कुराना नहीं आता या फिर आप कैमरा शाय है। कोई बात नहीं, हमारे साथ रह कर आप सब कुछ सीख जाएंगे। स्माइलिंग फेस। कथ्या को एक अलग ही खुशी मिल रही थी इस शख्स को देखकर और उसका दिल कह रहा था कि इस इंसान से साथ उसका कनेक्शन और बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जो जिंदगी भर का होगा। लगातार उस शख्स की तस्वीर देखने के बाद कथ्या का दिल धक धक करने लगा, गालों पर हया की लालिमा छाने लगी और चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान ने अपना बसेरा बसा लिया। उसने तस्वीरों को सलीके से एक तरफ रख दिया और बेड पर सिमट कर लेट गई, आंखों में बस गए थे सयाजी। अब तो बस कल का इंतजार था जब तस्वीर वाले सयाजी सामने मौजूद होंगे और नैनों से नैना मिलेंगी, ना जाने क्या क्या होगा, लेकिन होगा बेहद खूबसूरत। कथ्या बेड पर लेटी हुई अपने आप में सिमटने लगी और शर्माने लगी, उसके बदन पर सिरहन दौड़ने लगी थी जो उसे बहुत बेचैन कर रही थी। राणा पैलेस। सभी घरवाले जिसमें दादा सा हुकुम, दादी सा हुकुम, वैष्णवी जी, प्रीतिका, अभय सिंह और कायम का छोटा भाई काव्यांश भी महल के बड़े से द्वार पर मौजूद थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, कायम सिंह राणा सा जो आ रहे हैं इतने महीनों बाद। सबसे ज़्यादा खुश वैष्णवी जी थी, लेकिन चेहरे पर उनके भी कोई मुस्कान नहीं थी। कुछ ही देर में महल के मुख्य द्वार से एक साथ 4 से 5 गाड़ियां लाइन से अंदर आने लगी और ढोल नगाड़े बजने लगे, खानदान के चिराग राणा सा जो आ रहे हैं। सभी गाड़ियां ठीक महल के आगे जाकर रुक गई और उनमें से गार्ड्स बाहर निकलकर चारों तरफ फैलकर खड़े हो गए। वैष्णवी जी का दिल धड़क रहा था अपने बेटे के लिए।
सबसे आगे वाली लग्जरी कार के बैक सीट का दरवाजा खोला गया और उसमें से हमारे मोस्ट हैंडसम, एरोगेंट, भावहीन, रौबीला, गुरूर से भरपूर, मर्यादित पुरुष राणा सा अपनी शान से बाहर निकले। उन्हें देखते ही सबके चेहरे की मुस्कान और ज़्यादा गहरी हो गई। कितना हैंडसम और डैशिंग है उनका बेटा, उनका पोता, उनकी भाई, उनके खानदान का चिराग। मगर अफसोस, इस शख्स ने छोटी उम्र में ही अपनी मुस्कान, अपनी मासूमियत सब कुछ खो दी और आज बन गया है एक दम क्रूर और निर्दय इंसान, जिसके दिल होते हुए भी वो उसके अस्तित्व की नकारता है। जनाब के आते ही उन पर फूलों की बारिश की गई, जिससे इन्हें गुस्सा आने लगा। एक गुलाब का फूल उछलकर इनके चेहरे पर आने ही वाला था, तभी इन्होंने उसे पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी और क्रूरता से उस नाजुक से फूल को कुचल दिया। सभी घरवाले परेशान होकर ये नज़ारा देखने लगे, लेकिन वैष्णवी जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपने बेटे की बेरहमी से। दादा सा हुकुम और दादी सा हुकुम उदासी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब तो कोई चमत्कार ही होगा कि ये इंसान अपनी क्रूरता को छोड़ेगा और मुस्कुराना सीख जाएगा। कोई तो होगी ऐसी जो इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। कायम ने फूल को कुचलकर जमीन पर फेंक दिया और अपनी गुस्सैल नज़रों से आसपास थाल लिए खड़े सर्वेंट्स की तरफ देखा तो डर के मारे सभी ने अपनी नज़रें झुका ली। वही कायम के ऐसे रवैये को देखकर वैष्णवी जी को उस पर फक्र महसूस हो रहा था। उनके चेहरे पर गुरूर और घमंड दिखने लगा। लेकिन दादा सा हुकुम अपनी सख्त आवाज़ में बोले, कुंवर कायम, आपके ऊपर फूलों की बारिश का सुझाव आपकी हिमासा का था, तो कृपया करके सर्वेंट्स पर अपना गुस्सा ना दिखाएं। दादा सा हुकुम की बात सुनकर वैष्णवी जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे अपने ससुर के आगे कुछ बोल नहीं सकती थी। वहीं कायम अपने दादा सा हुकुम के पास आया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा। दादा सा हुकुम ने उसके माथे पर हाथ रखा और असीम प्रेम से बोले, हे एकलिंग जी महाराज, हमारे कुंवर को दुनिया जहान की खुशियां देना और जल्दी ही इनकी शादी फिक्स हो जाए। फायर। ये सुनते ही कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि उसके सामने पूल साइड हुआ हादसा घूमने लगा, और खासकर वो लड़की जो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। कायम ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी दमदार आवाज़ में कहा, उसी उद्देश्य से जल्दी आए हैं, वरना अभी 1 महीना और रुकने वाले थे। फायर। ये सुनकर दादी सा हुकुम बोली, भगवान करे इस बार ये उद्देश्य पूर्ण हो जाएं और इस खानदान को बहुरानी मिल ही जाएं। स्माइल। कायम अपनी दादी सा हुकुम के पास आया और उनका आशीर्वाद भी लिया। फिर वो अपनी माँ सा के पास आया और दोनों माँ बेटे एकटक खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वहाँ मौजूद एक व्यक्ति जानता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी भी ये दोनों ही है। इसलिए ही तो वैष्णवी जी को सीधी सादी बहू चाहिए, ताकि वो उनसे उनका बेटा ना छीने। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, देखते जाए आगे क्या क्या होता है। वैष्णवी जी ने अपने बेटे के चेहरे को थाम लिया और गुरूर से बोली, हमारा गुरूर, हमारी आन बान और शान, हमारे कुंवर। फायर। कायम ने अपनी आंखें बंद करके अपनी मासा की छुअन को महसूस किया, लेकिन अचानक से फिर से वो पूल साइड वाली लड़की उसे दिखाई देने लगी, जिससे वो बेचैन और बेसब्र होने लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपनी मासा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वैष्णवी जी बोली, चिरंजीवी भव। कायम आगे आया, तभी उसकी बहन प्रीतिका ने उसके पैर छूने चाहे तो वो पीछे हट गया और दूर से ही बोला, हमेशा खुश रहिए। फायर। कायम का छोटा भाई काव्यांश आगे आया और खुशी से अपने बड़े भाई सा के पैर छूकर बोला, भाई सा, थैंक गॉड आप आ गए, वरना हमारी फुटबॉल प्रैक्टिस तो जैसे रुक ही गई थी। ये सुनकर कायम सख्त आवाज़ में बोला, आपके कहने का मतलब क्या है? आप प्रैक्टिस पर नहीं जा रहे थे क्या? लापरवाही तो नहीं की है ना आपने? फायर। काव्यांश, नहीं नहीं भाई सा, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस डेली हो रही है, कोच भी आते हैं, लेकिन आपकी बात ही अलग है। भले ही आपसे डर लगता है, लेकिन आप सिखाते बड़ा कमाल का है, आपके जैसा फुटबॉल तो कोई नहीं खेल सकता। फायर। कायम अपनी दमदार आवाज़ में बिना किसी भाव से बोला, कल से आपकी प्रैक्टिस शुरू है हमारे थ्रू। फायर। काव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और एक तरफ खड़ा हो गया। उसके बाद अभय सिंह आगे आए, यानी कि राणा खानदान के इकलौते जमाईसा और कायम की बहन के पति। वे भी कायम के पैर छूने लगे तो कायम ने उन्हें मना करते हुए कहा, आप उम्र में हमसे छोटे नहीं है। फायर। अभय सिंह, लेकिन पद में तो छोटे ही है। खैर, बहुत खुशी हुई आपको इतने वक्त बाद देखकर। स्माइल। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के औपचारिकता के रूप में गले लग गए। उसके बाद वैष्णवी जी ने अपने बेटे की आरती उतारी और उसे महल के अंदर ले गए। कायम को ज़्यादा किसी से बात करने की आदत नहीं थी और वो कर भी नहीं पाता था, इसलिए थोड़ी देर हॉल में बैठकर फिर वो अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा हाय आलिशान महल का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा था, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। कमरे के एक तरफ बड़ी बालकनी थी, जिसमें दादा सा हुकुम ने ज़बरदस्ती एक छोटा सा गार्डन बनवाया हुआ था, ताकि उनके पोते का दिमाग थोड़ा ठंडा रहे। कमरे के दूसरी तरफ एक बड़ा सा पूल था, जिसके आसपास भी कई पौधे लगाए गए थे। रूम के बीचों बीच गोल शेप में एक बड़ा सा और आलिशान बेड लगा हुआ था, जिसके ऊपर छत पर झूमर लटक रहा था। उसी कमरे में एक बड़ा सा ड्रेसिंग रूम बना हुआ था, जहां कायम के लिए दुनिया भर के कपड़े और सारी ज़रूरत की चीज़ें सलीके से रखी हुई है। कुल मिलाकर एकदम लग्जरी कमरा था हमारे अकदू सिंह का।
जहां हमारी प्यारी सी तितली सी खूबसूरत सी कथ्या आने वाली है अपनी नई दुनिया बसाने अपने एक सिंह के साथ। कायम ने रूम में आते ही गहरी सांस ली और अपने कोट को उतारकर खुद से अच्छे से समेटकर उसे एक टेबल पर रख लिया और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए खुद को आईने में देखने लगा। इस वक्त कहे या हर वक्त कहे उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो इसी तरह अपने कमरे में भी खामोश ही रहा करता था, खुद से भी कभी खास बात नहीं करता था। आईने में लगातार अपने आप को घूरने के बाद वो अपने चेहरे को बेहद आकर्षक और डरावने तरीके से मसलते हुए अपनी भारी आवाज़ में बोला, हम आपके कुछ नहीं लगते तो आप हमें अपना चेहरा क्यों दिखाएंगी, लेकिन स्टिल आई डेस्पैरेटली वॉन्ट टू सी योर फेस। डोंट नो वाई बट येस। लेकिन फिर भी हम बेसब्री से आपका चेहरा देखना चाहते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन हाँ। फायर। कायम ने अपनी आंखें बंद कर ली, तभी उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया गया, जिसकी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में बोला, हम। फायर। दरवाज़ा खुलता है और वैष्णवी जी अपने हाथ में एक लिफाफा लेकर रूम के अंदर आती हैं। उन्हें देखकर कायम सोफे पर राजा की तरह बैठ जाता है और उसकी मासा भी उसके बगल बैठ जाती हैं और गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, हम जानते हैं हमने आपको काम के बीच में ही बुला लिया, लेकिन क्या करें, आप तो जानते ही हैं ना, पिछले के साल से आपके लिए लड़की देख रहे हैं, लेकिन बात कहीं पर भी बनी नहीं, कोई हमारे खानदान और आपके लायक थी ही नहीं, लेकिन इस बार जो लड़की का रिश्ता आया है वे आपके लिए परफेक्ट लग रही है। कायम अपनी दाढ़ी को मसलते हुए कहता है, और ये आप बिना उनसे मिले कैसे कह सकती हैं कि वे ही हमारे लिए परफेक्ट है। फायर। वैष्णवी जी उस लिफाफे की सामने टेबल पर रखते हुए बोली, इंसान की शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि क्या वो हमारे परिवार के लायक है, क्या वो सारी जिम्मेदारी उठाने के लायक है और क्या वो हमारे बेटे के लायक है। ये जो लड़की है ये दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा ये जिम्मेदार साबित होगी, और ये हमारा दिमाग कहता है वैसे भी ये बहुत अच्छे और जाने माने खानदान की इकलौती बेटी है। कायम कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसके दिमाग में तो पूल वाली लड़की ही घूम रही थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कायम चुपचाप अपनी मासा की बात सुनता है, वैसे भी वो शादी भी उनके लिए ही कर रहा है। वैष्णवी जी आगे कहती हैं, आप राठौड़ परिवार को तो जानते ही होंगे, मिस्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ जी। ये नाम सुनते ही कायम को कुछ कुछ होने लगा और वो बोला, हाँ जानते हैं, इनके साथ कई बार प्रोजेक्ट किए हैं हमने, और अब इनके बेटे। फायर। वैष्णवी जी, हाँ उनके एक बेटे हैं जयसिंह राठौड़ जो इनका पूरा बिजनेस संभालते हैं, और इन्हीं के एक बेटी है कुंवरी कथ्या राठौड़ जिनका रिश्ता आपके लिए आया है। ये सुनते ही कायम का दिल धक धक करने लगा, उसके सामने पूल साइड हुए हादसे का एक एक वाकया घूमने लगा और वो लड़की याद आने लगी। इसका मतलब नैनीताल में वो जिस लड़की से मिला था उसी का रिश्ता कायम के लिए आया है। ये जानकर तो कायम को एक अलग ही एहसास होने लगा, उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा जिसे वो बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस किस्म के एहसास हो रहे हैं और वो इतना खुश क्यों है ये जानकर कि पूल साइड वाली लड़की का रिश्ता ही उसके लिए आया है। वैष्णवी जी ने देखा कायम का सीना ऊपर नीचे हो रहा था और वो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा था, ये देखकर वे परेशान होकर बोली, कुंवर कायम, आप ठीक हो ना बेटा, ऐसे तेज सांस क्यों ले रहे हो। कायम अपने ख्यालों से बाहर आया। उस खतरनाक इंसान ने अपने आप को एक पल में शांत कर दिया और भावशून्य होकर बोला, जी सब ठीक है। फायर। वैष्णवी जी, तो बेटा हमने लड़की वालों से कह दिया है कि हम कल उनकी बेटी देखने आ रहे हैं, तो क्या आप तैयार है या हम उन्हें मना कर से। ये सुनते ही कायम झट से बोला, नहीं, मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल चलने के लिए तैयार है। फायर। ये सुनकर वैष्णवी जी खुश हो गई और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, ठीक है बेटा, टेबल पर लड़की की तस्वीर रखी है, आप एक बार देख लेना, कल सुबह 10 बजे के आसपास हम सब जाएंगे राठौड़ परिवार के यहाँ। इतना कहकर वे वहां से चली गई और कायम ने रूम के दरवाजे को रिमोट से ऑटोमेटिक लॉक कर दिया और खामोश होकर सोफे पर बैठा रहा। काफ़ी देर की शांति के बाद अचानक से उसने अपने चेहरे को बेहद डरावने तरीके से मसल दिया और अपनी गर्दन की कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाते हुए अपनी मर्दाना आवाज़ में गुरूर से बोला, कथ्या राठौड़, अब तो आपको अपना चेहरा सिर्फ हमें ही दिखाना होगा क्योंकि हम ही आपके सब कुछ बनने जा रहे हैं बहुत जल्द। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। ये सब कहते हुए कायम बेहद आकर्षक और उतना ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसकी तो जैसे ख्वाहिश पूरी हो गई थी उस लड़की के चेहरे को देखने की और जी भर के उसके दीदार करने की। कैसे उस दिन वो लड़की अपना चेहरा भी देखने नहीं दे रही थी और अब उसे झक मार कर भी अपना चेहरा कायम को दिखाना ही होगा। ये बात जानकर कायम एक अलग ही एहसासों से गुजरने लगा। उसके पूरे बदन में एक आग सी लगी हुई थी, जुनून और तलब सिर चढ़कर तांडव कर रही थी। कब कल होगी और कब वो उस लड़की को जी भर के देख पाएगा। कौन है ये मोहमाया जिसने कायम जैसे मजबूत और दृढ़ निश्चय वाले इंसान को भी हिलाकर रखा है। कायम नहीं जानता था कि वो कथ्या के चक्कर में अपने आप को बदल रहा है, यानी कि वो निर्मोही अब मोह में पड़ता जा रहा है। अब उसे भी अपनी होने वाली बीवी को देखने की तलब लगी है। मुस्कुराते तो जनाब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज उनके चेहरे पर अलग ही नूर और दीवानापन छाने लगा था। दिल की धड़कनें तो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने ध्यान को केंद्रित करने लगा ताकि वो दुनिया की इस मोहमाया में ना पड़े।
अपने आप को शांत करते ही उसने अपनी जुनूनी निगाहों को खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र टेबल पर रखे लिफाफे पर पड़ी जिसमें उस लड़की की तस्वीर थी जिसके चेहरे को देखने के लिए वो एकदम तड़प ही रहा है। कायम अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने ना चाहते हुए और चाहते हुए भी लिफाफे को अपने हाथ में लिया और उसकी महक लेते ही नशे में चूर होने लगा। उसने कसकर लिफाफे को पकड़ लिया और जुनून से बोला, ये सच में एक मोहमाया है जो हमें फंसा रही है, लेकिन सच कहे तो आज जिंदगी में पहली बार हम भी इस मोहमाया में शामिल होना चाहते हैं और इसे जीना चाहते हैं। कथ्या राठौड़ तैयार रहिएगा, हम आ रहे हैं कल। फायर। इतना कहकर उसने लिफाफे को अपने सीने पर लगाना चाहा लेकिन खुद को काबू करते हुए सख्ती से बोला, नहीं, ये दिल किसी के लिए नहीं है। फायर। इतना कहकर उसने लिफाफे को ले जाकर अपनी अलमारी के लॉकर में अच्छे से रख दिया और उसे लॉक करते हुए जुनून से बोला, हम दोनों के बीच कोई तस्वीर नहीं आएगी। आपका चेहरा पहली बार अपनी इन्हीं निगाहों से देखेंगे जब आप साक्षात हमारे समक्ष होंगी, उससे पहले इस लॉकर में महफूज रहिए। फायर। अपनी अलमारी को बंद करके कायम अपनी शर्ट उतारकर बेड पर कुछ इस तरह लेट गया कि उसे देखकर, खासकर उसके आकर्षक सीने को देखकर लड़कियां उत्तेजित होने लगे और इस हसीन आदमी को पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। आज तो राणा सा अलग ही दुनिया में टहल रहे थे, उनके मिजाज भी आज कुछ अलग ही थे। जनाब ने पूरी रात एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की और एक टक लगातार जुनून से अपनी अलमारी को देखते रहे जिसमें उनकी होने वाली दुल्हन की तस्वीर रखी हुई थी। अगले दिन सुबह 10 बजे कथ्या को उसकी सहेली और भाभी सा ने तैयार करके नीचे वाले रूम में बिठा दिया था। लड़के वाले निकल चुके थे और किसी भी वक्त राठौड़ महल पहुंचने वाले थे। कथ्या आज बड़ी प्यारी लग रही थी, उसे देखते ही पसंद करने वाले थे लड़के वाले तो। आज उसने ग्रीन कलर का हैवी अनारकली सूट पहना हुआ था, चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप बाम और आंखों में काजल, जिस वजह से उसकी हरी आंखें और भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए उसने बिंदी भी लगाई थी। उसका आज का लुक। पूरे राठौड़ महल में धूमधाम मची हुई थी। राजेंद्र जी, जय सिंह और स्वरा तीनों महल के लॉन में खड़े थे। तभी महल के मुख्य प्रवेश द्वार से 5 लग्जरी गाड़ियां लाइन से अंदर एंटर हुई और सीधा महल के ठीक आगे जाकर रुक गई। उन गाड़ियों के आते ही वहां मौजूद गार्ड्स ने सभी गाड़ियों के दरवाजे खोले तो उनमें से राणा परिवार का एक एक सदस्य गाड़ी से बाहर निकल आए। राठौड़ परिवार के सदस्य आगे आए और पूरे मान सम्मान के साथ उनका स्वागत करने लगे। सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से हमारे राणा सा अपने उसी गुरूर और घमंड से गाड़ी से बाहर निकल आए। राजेंद्र जी तो उसे देखते ही रह गए, सच में वो कितना हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, उनकी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट था। कायम का आज का लुक। दोनों परिवार वालों ने एक दूसरे से अच्छे से मुलाकात की और कायम ने राजेंद्र जी के पैर छुए, ये देखकर तो वे और भी ज़्यादा खुश हो गए। बाद में जयसिंह और कायम ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर पूरे सम्मान के साथ राणा परिवार को महल के अंदर ले जाया गया। महल के अंदर कदम रखते ही कायम का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बुरी तरह से बेचैन होने लगा। वहीं जब कायम के कदम महल में पड़े तो कथ्या का दिल भी जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो तो इतना ज़्यादा बेचैन हो गई कि झट से अपनी जगह से खड़ी होकर घबराने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगी। वहीं बाहर हॉल में कायम के हाल भी कुछ ठीक नहीं थे। उसे तो ये सब पसंद ही नहीं था, इसीलिए तो वो किसी से दिल नहीं लगाता, वरना इंसान मजबूर हो जाता है और उसे पाने के लिए पगला होने लगता है। कायम ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और गुस्से से अपनी नाक फुलाने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन तभी उसे कथ्या का ख्याल आया और उसके कदम वही थम गए और दिल में लगी आग को राहत मिलने लगी। एक बार फिर से चाहत जगने लगी उस लड़की के चेहरे को देखने की। अब उसकी नज़रों में गुस्सा गायब होने लगा, उसकी जगह जुनून और तलब छाने लगा। आज वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके रहेगा और उस लड़की को अपने नाम करके ही जाएगा। सभी मेहमानों को आदर से हॉल में बिठा दिया गया था और नौकर चाकर उनकी खातिरदारी में लगे हुए थे। राजेंद्र जी ने सभी से निवेदन करते हुए कहा, उम्मीद करते हैं कि आप सबको यहाँ तक आने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। दादा सा हुकुम। जी नहीं, हम तो आराम से बातें करते करते और खुशी से आए हैं आपकी बिटिया रानी को देखने। स्माइल। वैष्णवी जी ने गहरी सांस ली और गुरूर से बोली, वैसे तो आप सब कुछ जानते ही होंगे, हमारे खानदान और बेटे के बारे में कुछ भी दुनिया से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल जवाब है तो पूछ सकते हैं। आखिर आप अपनी बेटी देने जा रहे हैं और ये आसान बात नहीं होती। राजेंद्र, कोई सवाल जवाब हमारी तरफ से तो नहीं है, हमें तो अपनी बेटी के लिए कुंवर के जैसे ही जिम्मेदार और समझदार जीवनसाथी की तलाश थी, जो आज शायद पूरी हो जाएगी। वैसे आपके कोई सवाल जवाब है तो आप पूछ सकती हैं। वैष्णवी जी, हमें अगर यहाँ अपनी बेटी देनी होती तो ज़रूर सवाल जवाब करते, लेकिन हमें तो आपकी बेटी चाहिए अपनी बहू के रूप में, तो हमें तो उनसे ही मतलब होगा, यानी कि कोई भी सवाल जवाब तो उनसे ही करेंगे। घर के बड़े आपस में बातचीत कर रहे थे, वहीं कायम अपनी जगह पर बैठा बेचैन और बेसब्र हुए जा रहा था। उसे ये बातचीत और चर्चाएं पसंद नहीं आती हैं, लेकिन अब करे क्या, अपनी मासा के लिए ये सब भी करना पड़ेगा। और ऊपर से वो जिस उद्देश्य से यहाँ आया है वो भी तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि कथ्या उसके सामने नहीं आई है, उसके दीदार अभी तक नहीं हुए हैं।
कायम की एक आदत थी कि वो जब भी बेचैन होता था या गुस्से में होता था तो अपने हाथ की उंगलियों को मोड़ लेता था और उसके हाथों की नसें फूलने लगती थी, और अभी भी वो ऐसा ही कर रहा था जो उसकी मासा ने देख लिया और वे समझ गई थी कि अब उनका बेटा ज़्यादा देर तक यहाँ बैठ नहीं पाएगा। वैष्णवी जी तुरंत बोली, जी अब हम दोनों परिवारों ने एक दूसरे के बारे बहुत कुछ जान लिया है, तो अब बिना वक्त गंवाए क्यों ना हम आपकी बेटी से भी मिल ले, एक बार उनसे बात हो जाए तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। राजेंद्र, जैसा आपको उचित लगे। स्वरा बहू, जाए कथ्या को ले आए। स्वरा तुरंत वहां से चली गई। वहीं राजेंद्र जी की बात सुनकर कायम का दिल एक बार फिर से धक धक करने लगा। उसका बदन सिहर रहा था। अब उसका इंतजार खत्म होने जा रहा था। फाइनली वो मोहमाया की देवी उसके समक्ष आने वाली थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे वो आज सुबह से अपने घरवालों के मुंह से सुन सुनकर बेताब हुए जा रहा है। इस चालाक और चतुर आदमी ने अपने चेहरे को एकदम सख्त बना रखा था। मजाल है जो किसी को पता चले कि जनाब अंदर से कितने बेचैन और बेसब्र हुए जा रहे हैं। वहीं कथ्या को ऐसे बेचैन परेशान देखकर शिखा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अभी से इतनी घबराहट होने लगी है मैडम को, अभी तो सयाजी से सामना भी नहीं हुआ है। वैसे यार फोटो तो दिखाए होने वाले जीजासा की। कथ्या ने गहरी सांस ली और टेबल की तरफ इशारे करते हुए बोली, उस लिफाफे में रखी है, देख लीजिए। शिखा खुशी से टेबल के पास आए लिफाफे से तस्वीर निकालकर जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो वो चौंक गई। ये तो वही आदमी है जो उस दिन नैनीताल में मिला था। इसका मतलब इतना गुस्सैल, सनकी और सख्त आदमी का रिश्ता कथ्या के लिए आया है। शिखा तुरंत बोली, कथ्या, ये तो वही आदमी है। वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही स्वरा रूम के अंदर आए और कथ्या को देखकर बोली, आइए कथ्या, अब आपको बाहर बुला रहे हैं। स्माइल। ये सुनकर कथ्या घबराने लगी और अपने हाथों की उंगलियों को मोड़ने लगी। पता नहीं अब वो सबके सामने कैसे जाएगी और कैसे सबका सामना कर पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़का भी बाहर बैठा होगा तो उसका सामना कैसे करेगी। कथ्या की घबराहट और बेचैनी देखकर स्वरा ने उसके दुपट्टे से पल्लू दिलवाया उसे और उसके खूबसूरत चेहरे को थामकर बोली, एक बात कहे, वो सच बहुत ज्यादा हैंडसम है। हॉल में ऐसे बैठे हैं जैसे हम सब के बीच साक्षात हमारे पूर्वज राजपूत सम्राट बैठे हो। चेहरे का तेज जुनूनी काली निगाहें, लंबी हाइट, चेहरे पर घनी लेकिन सेट की हुई दाढ़ी मूंछ, बदन की कसावट और उनका ऑरा बेहद आकर्षक और शानदार है। सच कह रहे हैं, आप दोनों की जोड़ी इस दुनिया की बेस्ट जोड़ी बनेगी। आए घबराए मत, होने वाले सयाह की नज़रों का सामना कीजिए और आज उनसे जी भर के सवाल जवाब कर लीजिएगा। स्माइल। ये सुनकर तो कथ्या के गाल लाल हो गए और उसे बेहद खूबसूरत एहसास होने लगे। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए अपनी भाभीसा के साथ रूम से बाहर जाने लगी। उसके जाते ही शिखा चिंतित होकर बोली, इसका मतलब पूल साइड जो आदमी कथ्या पर इतना हक जता रहे थे, उस पर गुस्सा कर रहे थे, वे यही है जिनसे कथ्या की शादी हो सकती है। कथ्या से बात करने का मौका ही नहीं मिला। खैर, हम भी देखते हैं कि आखिर जनाब है कैसे। शिखा भी रूम से बाहर निकल आई। वहीं हॉल कायम खामोश बैठा हुआ था मगर बेहद आकर्षक तरीके से, और उसके बगल बैठा जयसिंह उससे ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी बातें कर रहा था जिनका वो हाँ ना हम ओके में ही जवाब दे रहा था। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी कायम का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। आसपास का माहौल अचानक ही खूबसूरत होने लगा। सीने में एक अजीब सी बेचैनी और तड़प होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कसकर अपनी आंखें बंद करके मन में बेहद जुनून से बोला, वो आ रही है, हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। फायर। कायम आंखें बंद करके बैठा हुआ था, तभी स्वरा कथ्या को लेकर हॉल में सभी की तरफ बढ़ने लगी। कथ्या की झुकी नजरें और उसकी अदब से पूर्ण चल बहुत ही शानदार थी। कथ्या के आते ही कायम के दूसरी तरफ बैठी उसकी बहन धीमी आवाज में अपने पति अभय से बोली, वाकई में बेमिसाल हुस्न और कमाल की खूबसूरती है। ये कायम ने सुन लिया और उसका दिल अब हद से ज्यादा धक धक करने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और नजरें उठाकर सामने देखा तो एक असीम सुंदरी मोहमाया से पूर्ण रूप की रानी, अदाओं की खान और फूलों की नदी समान एक लड़की उसकी तरफ ही बढ़ रही थी जिसकी नजरें झुकी हुई थी। कायम ने अपनी सारी मर्यादाओं को एक तरफ किया और अपनी जुनूनी निगाहों से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हरे रंग के अनारकली सूट में वो परी आ रही थी। उसने सिर पर दुपट्टे से पल्लू लिया हुआ था जिस वजह से वो ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा और चमकता हुआ चेहरा देखकर तो कायम अंदर तक हिल गया। आज से पहले वो इतना बेचैन और बेसब्र कभी नहीं हुआ कितना आज हो रहा था इस मोहमाया को देखकर। कथ्या को देखकर कायम अपने होश खोने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी जगह से खड़ा हो जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू किया। एकटक लगातार जुनून से उस लड़की को देखता रहा। स्वरा कथ्या को लेकर सबके पास आए और बोली, बाबा सा, कथ्या आ गई है। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद एक व्यक्ति कथ्या को देखने लगा, जिससे वो लड़की और ज्यादा घबराने लगी और अपनी उंगलियां मरोड़कर कांपने लगी। वहीं ये देखकर तो कायम हैरान रह गया, लेकिन तभी उसकी आंखों में जुनून और तलब छाने लगी और वो अपने मन में बेहद आकर्षक तरीके से बोला, एक सी आदत है एक साथ जुनून भी होगा। फायर। कथ्या को वैष्णवी गौर से देखने लगी कि कहीं से कोई कमी तो नहीं। वही दादी सा हुकुम अपनी जगह से खड़ी हुई। उन्होंने कथ्या की ठोड़ी को हौले से पकड़ लिया और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर बोली, नजर ना लगे इस खूबसूरती को।
सच में एकलिंग जी, महाराज ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया है, शायद हमारे पोते कुंवर कायम के लिए ही। स्माइलिंग फेस। ये सुनकर कथ्या ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। वहीं ये सुनकर कायम ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने लगा। वो अपनी मर्यादा और उसूलों को ऐसे भूल नहीं सकता है। दादी सा हुकुम ने कथ्या को अपने पास और कायम के ठीक सामने बिठा दिया और उसे प्यार से देखने लगी। कायम ने फिर से अपने उसूलों को तोड़ा और कथ्या पर अपनी नज़रें डाल ही दी। सबसे उसकी नज़र इस बार कथ्या के छोटे से गोरे गोरे पैरों पर पड़ी। उसने रेड नेल पेंट लगाई हुई थी, पैरों में पतली सी पायल पहनी हुई थी। ये देखकर तो कायम जैसा निर्मोही मर्द भी उत्तेजित होने लगा। जिस लड़की के पैर तक इतने सुंदर और नाजुक हो सकते हैं, वो पूरी की पूरी कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। कायम तो बावला हो गया था इस लड़की के रूप को देखकर, लेकिन मजाल है जो उसके चेहरे पर कोई भी भाव उभर रहा हो। वो तो एक पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा एकटक उस लड़की को घूरे जा रहा था। वहीं अपने ऊपर किसी की निगाहों का तेज और जुनून पाकर कथ्या भी घबरा रही थी। वैष्णवी जी ने गहरी सांस ली और अपनी रोबीली आवाज में बोली, कथ्या यानी कि कहानी, नाम तो काफी सुंदर है आपका, बिल्कुल आपकी ही तरह। वैसे क्या क्या शौक रखती है आप, कोई खास हॉबी? अब कायम हद से ज्यादा बेचैन और बेसब्र होकर कथ्या के गुलाबी होठों की तरफ देखने लगा, जिनसे वो अब कुछ बोलने वाली थी और उसकी मीठी आवाज कायम को एक बार फिर से सुनाई देने वाली थी। सब लोग एकटक कथ्या की तरफ देखे जा रहे थे कि ये कब और क्या बोलेगी। कायम की तो मुट्ठी भींचती ही जा रही थी, पता नहीं कब ये मोहमाया बोलेगी और उसके तरसते कानों को तृप्ति देगी। लेकिन मजाल है जो वो कुछ बोली हो, वो तो बस नजरें झुकाकर अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी। और ये देखकर वैष्णवी जी को काफी हैरानी हुई, क्योंकि उनके बेटे में भी यही आदत है। अपनी बेटी की चुप्पी देखकर राजेंद्र जी को गुस्सा आने लगा। ये लड़की पक्का उनकी बेइज्जती करवाएगी सबके सामने, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। उसका यूं घबराना, चुप रहना, सिमरना कायम को और उसकी मासा को बहुत अच्छा लग रहा था। उन दोनों को ऐसी ही सीधी साधी चुप्पी साधने वाली लड़की ही तो चाहिए थी। कायम को अलग ही दीवानापन और जुनून सवार हो रहा था। वो तो तड़प रहा था उस मोहमाया की आवाज़ सुनने के लिए। कथ्या की चुप्पी देखकर दादी सा हुकुम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और प्यार से बोली, बिटिया रानी, ऐसे डरते नहीं, कोई आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। बस आपसे जो जो सवाल पूछे जाएं उनके जवाब दिल से देते रहिए, और आपके मन में भी जो सवाल है आप आराम से पूछ लीजिए। चलिए अब बताइए कि आपको क्या क्या पसंद है। कथ्या ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूरी अदब और नज़ाकत से बोली, जी हमें गायकी का बहुत शौक है। ये मीठी, रसीली, मनमोहक और उत्तेजित करने वाली आवाज़ सुनकर तो राणा सा के बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। तन बदन में आग लगने लगी। एक अलग ही खुशी और उमंग उसके बदन में खून के साथ साथ संचारित होने लगा। उस लड़की के हिलते हुए पतले गुलाबी होंठ, उसकी अदाएं, सबसे तमीज से झुककर बात करना, उसकी अदब, उसका खूबसूरत चेहरा, सबकी इज्जत करना राणा सा को भा गया। अब बस वो उससे अकेले में अपने हिसाब से बात करके ही कुछ फैसला ले सकते हैं। सब लोग कथ्या से सवाल जवाब कर रहे थे और वो लड़की नजरें झुकाकर सबका जवाब बहुत अच्छे से सलीके से दिए जा रही थी। सबको तो वो पसंद आ गई थी, अब बस लड़का लड़की को आपस में बातचीत कर ले उतनी देरी थी। शिखा एकटक कायम को देखे जा रही थी कि इस आदमी ने एक बार भी कथ्या से अपनी नजरें हटाई नहीं थी और लगातार उसे जुनून और तलब से देखे जा रहा था। ये देखकर शिखा को खुशी हुई कि उसकी सहेली को सच में काफी हैंडसम और डैशिंग हस्बैंड मिलने जा रहा है, जो अभी से कथ्या को इन नजरों से देख रहे हैं। सब लोग कथ्या से सवाल जवाब कर रहे थे, तभी जयसिंह बोला, कायम सा, वैसे आपके क्या क्या हॉबीज है। ये सुनकर अब सबका ध्यान कायम की तरफ हो गया, लेकिन कथ्या ने अभी भी उसके सामने नहीं देखा था। वो तो शर्मा रही थी और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसे पता चल रहा था कि उसके होने वाले सयां की नजरें कब से उसके ऊपर ही बनी हुई थी। जयसिंह की बात सुनकर कायम ने अपनी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में कहा, हमारा एक ही शौक कहे या हॉबी कहे है कि हमारा परिवार खुश रहे और हमारा बिजनेस दुनिया के हर कोने में फैले। फायर। कायम के जवाब से सभी लोग, खासकर राजेंद्र जी, बहुत प्रभावित हुए और खुशी से उसकी तरफ देखने लगे। वहीं वैष्णवी जी के चेहरे पर गुरूर और घमंड दिखने लगा। उनका बेटा कितने सीधे और सटीक जवाब दे रहा था। वे तो घमंड से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन ये भारी, दमदार और रौबदार आवाज़ सुनकर कथ्या का दिल धक धक करने लगा। उसने फिर से अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। ये आवाज़ जितनी ज़्यादा आकर्षक और हसीन थी उतनी ही ज़्यादा जानी पहचानी थी, जो कथ्या को बेचैन किए जा रही थी। वो सोचे जा रही थी, तभी वैष्णवी जी बोली, जी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम आपकी बेटी और अपने बेटे को अकेले में बात करने के लिए भेज सकते हैं। राजेंद्र, ज़रूर ज़रूर, जैसा आपको उचित लगे। वैष्णवी जी ने तुरंत अपने बेटे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में दोनों माँ बेटे आपस में कुछ बात करने लगे। अपने बेटे की बात समझकर वैष्णवी जी बोली, ठीक है, तो अब इन दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए भेजा जाए। ये सुनकर कथ्या घबराने लगी। अब वो कैसे उस इंसान का सामना करेगी जिससे उसकी शादी होने जा रही है। वो तो शर्म और हया से कुछ बोल भी नहीं पाएगी। ना जाने उसे देखकर वो क्या कहेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे, क्या उनके सामने कथ्या कुछ बोल भी पाएगी या नहीं। वो यही सब सोच
कर घबरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग ही उमंग और आनंद भरा हुआ था कि से अकेले में बातचीत होगी। स्वरा ने कथ्या को खड़ा कर दिया, वहीं कायम भी खड़ा हुआ और जयसिंह के साथ आगे बढ़ने लगा। वो आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसके कदम से कदम मिलाकर कथ्या चल रही थी। वो चारों लॉबी में चल रहे थे। कायम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं कथ्या का तो पूरा बदन से हर उठा था। उसे भी कायम की सोच अच्छी लगी थी कि वो परिवार को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। वो चारों आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से कथ्या का पैर मुड़ गया और उसके मुंह से निकला, आ मम्मा, ब्लू इट। ये सुनते ही कायम के सीने में अजीब सा दर्द हुआ और वो तुरंत पीछे मुड़ा तो देखा कथ्या झुकी हुई अपने पैर को संभाल रही थी। और ये देखकर कायम को भी दर्द हुआ और वो जैसे ही उसे संभालने के लिए उसके करीब बने लगा, तभी उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये सही नहीं है। अभी से वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि उसके भाई भाभी भी यहाँ मौजूद हैं। अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए कायम अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला, आप ठीक है? फायर। कायम के मुंह से ये सुनकर कथ्या को दर्द में राहत मिलने लगी। उसे बहुत अच्छा लगा कायम का ऐसा बर्ताव। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और उसकी भाभीसा ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। कायम आगे मुड़ गया और वो चारों फिर से आगे बढ़ने लगे। जयसिंह उनको लेकर एक आलीशान और खूबसूरत कमरे में आया, जहां पर पहले से सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी। स्वरा ने कथ्या को एक तरफ खड़ा किया और उसके दुपट्टे को ठीक करते हुए धीमी आवाज में बोली, जिंदगी भर का सवाल है तो शर्माना और घबराना मत। जो कुछ आपको पूछना हो, जानना हो, खुलकर पूछ लेना। हम बाहर ही है, कोई बात हो तो बुला लीजिएगा, ठीक है? कथ्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। जयसिंह और स्वरा रूम से बाहर निकल गए और रूम के दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही कथ्या सहम गई और अपने मन में बोली, हे भगवान, अब हम क्या करें? भाग जाएं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए वरना इन्हें बुरा लगेगा, लेकिन किसी मर्द के साथ अकेले एक कमरे में हमें तो डर लग रहा है। ब्लू इट। कथ्या के दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था। वहीं कायम दीवानों की तरह उसे देखे जा रहा था। उसने तो ऐसी खूबसूरत लड़की पहली बार ही देखी थी और पहली बार में ही उसने न जाने क्या कमाल कर दिया था कि सख्त राना सा अंदर तक हिल चुके हैं। कायम ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और वापस अपने सख्त लहजे में आते हुए अपनी दमदार आवाज़ में मगर आदर से बोला, आइए बैठिए। फायर। ये आवाज़ सुनते ही कथ्या के चेहरे पर प्यारी सी शर्मीली मुस्कान आ गई, जिसे कायम ने देख लिया और हाय, वो वहीं उसी वक्त अपना सब कुछ हार गया, लूट गया इस लड़की के लिए। अब वो कुछ बोलने और कहने लायक नहीं रहा और एकटक शिद्दत से उस लड़की की खूबसूरत मुस्कान को देखने लगा। अचानक उसे न जाने क्या हुआ कि वो बेखबर होकर कथ्या की तरफ बढ़ने लगा और ये देखकर कथ्या के पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। वो तेज तेज सांस लेने लगी और खुद में सिमटने लगी। कायम नशे में चूर होकर जुनून और शिद्दत में गुम होकर कथ्या के पास आया और उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए जुनून से बोला, आइए बैठिए, हमें आपसे बात करनी है। फायर। इतना कहकर उसने कथ्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो ये क्या करने जा रहा है। उसे ये शादी खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए करनी है, तो वो इस तरह मोह में कैसे पड़ सकता है? कैसे वो एक लड़की की तरफ आकर्षित हो सकता है और कैसे एक अनजानी लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा सकता है? अपने आप को कोसने के बाद अचानक ही उसे कथ्या का ख्याल आया और उसने शिद्दत से उसके चेहरे की देखते हुए अपने मन में जुनून से कहा, शादी परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीवी तो हमारी ही होगी। इनके ऊपर हक और हुकूमत तो सिर्फ हमारी ही होगी। फायर। ये ख्याल आते ही कायम की जुनूनी निगाहों में एक अलग ही दीवानापन और तलब नजर आने लगी। इस बार उसने पूरे हक से अपना हाथ कथ्या की तरफ बढ़ाया और बोला, आए अपना हाथ दीजिए। फायर। कायम के हाथ को देखकर कथ्या के दिल को असीम सुख और सुकून की प्राप्ति हुई। एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई और हिम्मत करते हुए अपना गोरा गोरा छोटा सा नाजुक सा हाथ आगे बढ़ाया और कायम के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उन दोनों के हाथ आपस में मिले, जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की छुअन को पहली बार महसूस किया, तभी दोनों के बदन में आग लगने लगी। दोनों का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। एक अलग ही उमंग और उत्साह दोनों के बदन में दौड़ने लगा। कथ्या का हाथ तो क्या, उसका पूरा बदन कांपने लगा और वो एकटक कायम के हाथ को देखने लगी। कायम का जुनून और दीवानापन बढ़ता जा रहा था। इस लड़की में न जाने ऐसा क्या है जो इसे छूने से भी ये मर्यादित और सख्त पुरुष भी अपना सब कुछ खो रहा है और बस इस लड़की के प्रति पूर्ण समर्पित हुए जा रहा है। दोनों ने एक साथ अचानक से हद से ज्यादा बेचैनी और तड़प के साथ एक दूसरे के सामने देखा तो देखते ही रह गए। दोनों की नज़रें आज पहली बार आपस में मिलने लगी। सांसें बेकाबू होने लगी। आसपास सब कुछ बेहद खूबसूरत होने लगा। कायम की तलब भरी और तपिश भरी निगाहों से कथ्या का रोम रोम हिलने लगा। अब उससे सहन नहीं हुआ और वो घबराते हुए तुरंत पलट गई और कायम के सामने अपनी पीठ करके खड़ी घबराने लगी। कथ्या को इस तरह घबराते हुए देखकर कायम को एक अलग ही आनंद मिल रहा था और अब जुनून भी उसके सिर चढ़ने लगा। उसने कथ्या के हाथ को और कसकर पकड़ लिया और अपनी आकर्षक आवाज में उसकी पीठ को देखते हुए बोला, कथ्या। फायर। ये सुनते ही कथ्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके बताइए दोस्तों। कल के पार्ट में होगी दोनों के बीच कई बातचीत और भी बहुत कुछ।
एक बात साफ कहता हूँ कि ये दोनों रोमांटिक बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, यानी कि मैं इन्हें सबसे ज़्यादा रोमांटिक कपल बनाने जा रहा हूँ। ये तो कायम के जुनून और दीवानेपन का अंश मात्र है, क्योंकि असली जुनून और तड़प तो आगे शुरू होगी जब इन दोनों के बीच। सब कुछ आज ही नहीं बताऊंगा। आज का पार्ट बहुत बड़ा था, तो दिल खोलकर कमेंट करना प्लीज़। डू सपोर्ट एंड कमेंट गाइज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।